Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, in this video we are going to discuss the logical reasoning section of slot 1 from 2024 CMAT paper, right? So उसमें जितने भी LR के क्वेश्चंस हमारे पास आए थे हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली एक आपको सीक्वेंस दे रखे हैं, कुछ आपको वर्ड्स दे रखे हैं जिनसे हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट करना है. ठीक है, तो जो वर्ड्स है रेन, मॉनसून, रेस्क्यू, फ्लड, शेल्टर और रिलीफ हैं, जिनको जिनको यूज करके बेसिकली हमें क्या करना है, इनको ऐसे अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बन सके इसका, कि पहले ये होगा, फिर उसके उसका इफेक्ट ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा. ठीक है, अगर मतलब ये सब चीजें हम देखें तो पहले क्या आना चाहिए, जैसे रेन, मॉनसून, रेस्क्यू. ऑब्वियस ही बात है, मॉनसून आएगा तो रेन आएगी. ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या है. अच्छा, फ्लड आ रहा है, फिर शेल्टर भी चाहिए, रिलीफ भी चाहिए, तो सबसे पहले तो मानसून आना चाहिए. ठीक है, तो मानसून सबसे पहले आना चाहिए. मानसून आएगा तो फिर रेन आएगी. तो बेसिकली अब इसके बाद अगर आप ऑप्शन देखोगे, एक ही ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट होती है, बी ए से. ठीक है, तो ऑप्शन सी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका आंसर होगा. पूरा सॉल्व करने की क्वेश्चन को जरूरत भी नहीं है. अदरवाइज बी आपका मानसून है, फिर रेन आ गई, रेन जब रेन आएगी तो फिर फ्लड आएगा, तो उसके बाद डी आ जाएगा, है ना. फिर अगर फ्लड आएगा फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, तो सी आ जाएगा. रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या करेंगे, शेल्टर करेंगे लोगों को. ठीक है ना, ई आएगा और फिर रिलीफ दिया जाएगा एंड में. सो बेसिकली बी ए डी सी ई एफ बनेगा. तो ऑप्शन सी आपको दे रखा है. ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं थी, सिंपल आप देखो एक ही ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन जनरली जो होते हैं पेपर में डुएबल होते हैं, इजी रहते हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन. ऑलराइट, अब ये कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. ये कह रहा है इफ ब्लू मींस ग्रीन, ग्रीन मींस व्हाइट, व्हाइट मींस येलो, येलो मींस ब्लैक, ब्लैक मींस रेड, रेड मींस ब्राउन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क. देखो हमें पता है यार यहाँ पे कि मिल्क का कलर, इसमें बेसिकली कहना ये चाहता है कि हम मान लीजिए, हम जो कहते हैं कि मिल्क का कलर व्हाइट है, हम ये बोलते हैं ना कि मिल्क का जो कलर है वो व्हाइट है. लेकिन लेट से किसी और लैंग्वेज में, किसी और कोडिंग में हम व्हाइट को कुछ और बोलते हैं. ठीक है, जो जिस कलर को हम व्हाइट बोलते हैं किसी और लैंग्वेज में, किसी और प्लेनेट पे, लेट से किसी और कोडिंग स्कीम में उस व्हाइट को कुछ और बोलते हैं. तो यहाँ पे ना क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं. एक आता है जो जिसमें वर्ड आता है इज कॉल्ड, ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, इस तरह से. ठीक है, अगर बोला जाता है व्हाइट इज कॉल्ड येलो, तो आप कह सकते थे व्हाइट को येलो कहा जाता है, तो येलो आंसर हो जाता. बट ये क्वेश्चन जो है ये मीन्स के ऊपर आ रहा है. ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो. ठीक है, अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि मिल्क का कलर क्या होगा. हमें पता है कि मिल्क का कलर व्हाइट होता है. इस लैंग्वेज में व्हाइट क्या है, इस लैंग्वेज में बात करें तो क्या दे रखा है, दैट ब्लू मीन्स ग्रीन, कि जिसको ब्लू बोल रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, ग्रीन है. ठीक है ना, ग्रीन मीन्स व्हाइट, के जो व्हाइट है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला बोला जाता है ग्रीन. तो अगर बोल दें कि ग्रीन है, ये चीज ग्रीन है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो चीज व्हाइट है. ग्रीन मीन्स व्हाइट. ठीक है, अगर मिल्क का कलर व्हाइट है, मुझे अगर व्हाइट बोलना है कि मिल्क का कलर व्हाइट होगा, तो आई विल से ग्रीन. ठीक है, दैट कलर ऑफ मिल्क इज ग्रीन. क्यों, क्योंकि ग्रीन मीन्स व्हाइट, ग्रीन का मतलब है व्हाइट. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ग्रीन. तो मिल्क का जो कलर इस लैंग्वेज में होगा वो ग्रीन होगा. ठीक है, अगर कोई पूछे क्या कलर है मिल्क का, तो हम बोलेंगे ग्रीन है. क्यों, बिकॉज ग्रीन मीन्स व्हाइट. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब ये डाइस बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है, डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स एंड इज 4 पोजीशंस आर शोन बिलो. फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस शोइंग 2. अब यार ये डाइस का जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत बार ट्रिकी होता है. ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, बट डाइस के जो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, फेस के इस नंबर के ऑपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा, ये थोड़े से डाइसी क्वेश्चन होते हैं. तो अगर आपको बहुत जल्दी इनका आंसर क्लिक करता है तभी इनको सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज एक बार के लिए इनको स्किप करना भी ठीक रहता है. बट अभी इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो ये कह रहा है टू के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा. अब अगर आप देखो ना ध्यान से, तो टू के ऑपोजिट हमें डाइस वन में भी दे रखा है, टू के साथ वाले एडजेसेंट फेसेस डाइस की जो सेकंड पोजीशन उसमें भी दे रखा है, फोर्थ पोजीशन में भी दे रखा है. तो मैं ये कह सकता हूँ यार कि टू के साथ अगर आप यहाँ पे पहली पोजीशन पहली डाइस को देखो, तो 6 और 4 इसके एडजेसेंट फेसेस पे हैं. इसका मतलब टू के ऑपोजिट ना तो 4 होगा ना 6 होगा.
अब यहाँ आते हैं सेकंड पोजीशन पे, देखते हैं 3 और 4 इसके एडजेसेंट फेसेस पे हैं, मतलब 3 जो है वो 2 के एडजेसेंट फेस पे है, तो 3 इसके ऑपोजिट नहीं हो सकता। लास्ट पे आते हैं तो 2 और 1 ये एडजेसेंट फेस पे चल रहे हैं, तो 1 भी इसके ऑपोजिट नहीं हो सकता। मतलब 2 के एडजेसेंट फेसेस पे क्या क्या दिख रहा है मुझे, 1, 3, 6 और 4 दिख रहे हैं, ये सारे इसके एडजेसेंट फेसेस पे हैं। तो 2 के ऑपोजिट कौन बचेगा जो यहाँ नहीं आ रहा, तो 2 के ऑपोजिट होगा 5। ठीक है, 2 के जो ऑपोजिट चलेगा दैट वुड बी 5। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब यहाँ बोला जा रहा है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इट सेज दैट अ मंकी क्लाइम्स 20 फीट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आवर and rest for a while when it slips back 5 feet before he again starts climbing in the beginning of the next hour. तो एक आर के स्टार्टिंग में वो 20 फीट चढ़ता है, ठीक है, फिर 5 फीट नीचे आ जाता है, फिर उसके बाद अगले आर के स्टार्टिंग में वो 20 फीट चढ़ता है एंड सो ऑन। इफ ही begins his ascent at 8 a.m. at what time will he first touch the flag at 110 feet from the ground? Right. देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मंकी 20 फीट ऊपर जा रहा है, फिर वो 5 फीट नीचे स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो तो 20 फीट ऊपर गया लेकिन 5 फीट नीचे आ गया, तो आप ये कह सकते हो उसने कवर तो 15 फीट ही किए इन 1 आवर, ना 1 आवर में 20 फीट ऊपर गया, 5 फीट नीचे स्लिप कर गया, तो 1 आवर में उसने 15 फीट ही सिर्फ कवर किए हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 15 फीट कवर करने के लिए उसको 1 आवर लगता है। ठीक है जी, अब ध्यान रखना यार कि लास्ट जो भी उसका एसेंट होगा वो 20 फीट का रहेगा। ठीक है, तो 20 फीट का एसेंट का मतलब है कि वो 110 मीटर पे टच कर जाएगा, 110 फीट पे टच कर जाएगा। 110 में से अगर मैं 20 माइनस करूं तो 90 तक मुझे पहुंचना है। जैसे वो 90 फीट तक आ गया, उसके बाद जैसे एसेंट अगला लेगा वो, तो वो 20 फीट ले लेगा और सीधा जाके 110 जो है हाइट उसको टच कर जाएगा। तो मुझे सिर्फ 90 पे फोकस करना है। अब मुझे इतना पता है 1 आवर में वो 15 फीट चल रहा है, तो अब यूनिटरी मेथड लगाओ। 15 फीट के लिए अगर वो 1 आवर लेता है तो 90 फीट के लिए वो 6 आवर्स लेगा। ठीक है ना, 90 फीट के लिए वो 6 आवर्स लेगा। तो सेवंथ आवर में क्या होगा, फिर सेवंथ आवर में वो 90 फीट से जंप करेगा सीधा, और 110 20 फीट का जंप करेगा और 110 फीट पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्लिप करेगा, बट एक बार उसको 110 फीट पे टच करके तो आ जाएगा। कहने का मतलब 7 घंटे बाद ये ऐसा होगा। ठीक है, जब उसने एसेंट अपना स्टार्ट किया था उससे 7 आवर्स के बाद ये पहली बार 110 फीट को टच करके आएगा। हमें ये देखना है कि सुबह 8 AM के बाद अगर मैं 7 आवर्स का टाइम इसमें ऐड करूं तो टाइम कितना बनता है। तो 4 घंटे बाद 12 बजेंगे, फिर 3 घंटे और चाहिए होगा, सो इट विल बी एट 3 PM। ठीक है, तो 3 बजे दोपहर को वो पहली बार 110 फीट को टच करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल राइट, अब ये क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली रिलेशन पे है। बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड इन द सेम वे एज बैरन इज रिलेटेड टू। तो हमें देखना है कि बाल्ड और ब्लॉन्ड में क्या रिलेशन है। ठीक है, वही रिलेशन आपका बैरन और जो भी ऑप्शन है उसमें होना चाहिए। अब बाल्ड बेसिकली क्या मतलब है, दैट पर्सन इज बाल्ड मीन्स द पर्सन इज नॉट हैविंग हेयर। ठीक है ना, बाल नहीं है उसके। तो बाल्ड मीन्स कि पर्सन के बाल बाल नहीं है। और ब्लॉन्ड जो है दैट इज अ टाइप ऑफ हेयर, जैसे व्हाइट से जो बाल होते हैं ना ब्लॉन्ड। तो इसका मतलब ये दोनों ऑपोजिट है। बाल्ड मीन्स जिसमें बाल नहीं है, हेयर नहीं है। ब्लॉन्ड जहां पे बाल हैं, ठीक है, आल दो कुछ कलर होगा बट वो उसमें बाल तो हैं, राइट। अब बैरन, इसका मतलब जो रिलेशन है वो उल्टा है। ठीक है, ऑपोजिट रिलेशन चल रहा है। अब बैरन क्या है, बैरन मीन्स बंजर, जहाँ कुछ नहीं उगाया जा सकता वो बैरन हो गया। इसका उल्टा क्या होगा, जहाँ कुछ उगाया जा सकता है तो फर्टाइल बनेगा। तो बैरन हैज द सेम रिलेशन विद फर्टाइल एज बाल्ड इज हैविंग विद द ब्लॉन्ड। ठीक है, तो थोड़ा सोचेंगे इसके ऊपर, तो आंसर हमारा फर्टाइल बनेगा, ऑप्शन सी। बाकी इसमें कुछ नहीं करने वाला था, थोड़ा सा रिलेशन को देखना है कि दोनों रिलेशन जो शुरू में दे रखे हैं वो ऑपोजिट है, तो यहाँ भी ऑपोजिट ही बनना चाहिए। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ क्या दिया गया है, दैट इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सी इज 16th फ्रॉम द राइट। B, who is fourth to the right of A, is fifth to the left of C in the row. How many boys are there in the row? चलिए देखते हैं।
बेसिकली ए यहाँ पे है, ए 16th फ्रॉम द लेफ्ट, ए यहाँ पे है 16th फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब आप ये कह सकते हो कि ए के इस तरफ देर आर 15 बॉयज, 15 बॉयज हैं, तभी ए की पोजीशन 16th बनेगी। 15 लड़के इस तरफ है, 15 लड़के इधर आएंगे, इधर वी हैव 15 बॉयज। फिर सी इज 16th फ्रॉम द राइट, तो सी यहाँ पे है, ये राइट से इस तरफ आप देखोगे तो ये इसकी पोजीशन 16th है, मतलब यहाँ पे सी के राइट इस तरफ 15 लड़के और हैं, 15 लड़के यहाँ पे हैं। बी इनके बीच में है, बी यहाँ कहीं है। इट सेज बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, बी इज फोर्थ टू राइट ऑफ ए, मतलब ए और बी के बीच में 3 लड़के होंगे, 1 2 3, और बी फोर्थ हो गया। एंड बी इज आल्सो फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में बी फिफ्थ है, मतलब इनके बीच में 4 लड़के होंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 लड़के हो गए, पांचवा बी हो गया। ठीक है ना, सी और बी में 1 2 3 4 लड़के आएंगे, सो दैट पांचवा बी हो जाएगा। सो बी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो कितने लोग हो गए यहाँ पे देखो, 15 बॉयज, ए 16 बन गया, मतलब 16 लोग तो यहाँ हो गए। यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 16 लोग यहाँ हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे 16 लड़के यहाँ हो गए, तो टोटल हो गया 32, 16 प्लस 16 32, और 4 ये हैं, 3 ये हैं, और एक बी खुद भी है, ऐड करो इनको, तो 32 36 और 4, 40 इज द आंसर। सो टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे रो में, दे आर 40 इन नंबर। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है, ये है कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया, that in a certain code language and is written as this, how will you write milk in the same code? देखो अब रिलेशन क्या है, जो लेटर्स हैं वर्ड के, हैंड के, और कोड के लेटर्स हैं एस जेड एम और डब्ल्यू। अब यार यहाँ पे ना बेटर क्या रहता है कि अगर आप इनकी पोजीशंस लिख सको तो, और पोजीशन लिखने के लिए हमेशा याद रखना, हमें एजोटी ये 5 लेटर याद रखने हैं, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, ई की पोजीशन 5वीं होती है, जे की 10th होती है, ओ 15th होता है, ये 20 और ये 25। अब आप कोई भी लेटर अगर चेक करते हो ना, तो वो लेटर इन 5 लेटर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लेटर आगे या पीछे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर, आर एस टी, तो आर टी से 2 लेटर पीछे है, तो आर की पोजीशन 18th हो जाएगी अगर आपको टी की 20 पता है। ऐसे एम, एम एन ओ, एम की पोजीशन ओ से 2 लेटर पीछे है, एम 13th हो जाएगा, एन 14th हो जाएगा, पी 16 हो जाएगा। ठीक है, क्यू 17 हो जाएगा। अगर क्यू की बात करें तो ओ पी क्यू चल रहा है, तो क्यू बेसिकली ओ से 2 लेटर आगे चल रहा है, तो 15 प्लस 2 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मैं पोजीशन यहाँ पे लिख दूं तो एच की पोजीशन 8th आएगी, इसकी फर्स्ट आएगी, ये 4th है, 14th है, और ये 4th है। एस आपका आर एस चल रहा है, एस टी है, तो ये 19th होगा, 26 13, और डब्ल्यू कहाँ आएगा, यू डब्ल्यू एक्स वाई, तो 23rd होगा। अब मुझे ये देखना है कि इनमें रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, जो रिलेशन यहाँ बनेगा वही मुझे मिल्क के साथ बनाना है। अब अगर ना आप लॉजिकली देखो, इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो ये बन रहा है, एच को अपने कोड एस जो दे रखा है वो किस बेसिस पे दे रखा है कि यार एच की पोजीशन आगे से 8th है। आगे से 8th होने का मतलब है कि ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, सी थर्ड है, डी फोर्थ है, ई फिफ्थ है। इस लॉजिक से जाएं तो 8th पोजीशन पे एच आता है। लेकिन अगर मैं रिवर्स काउंटिंग करूं, अगर मैं जेड को नंबर 1 दे दूं, वाई को नंबर 2 दे दूं, एक्स को नंबर 3 दे दूं, डब्ल्यू को नंबर 4 दे दूं, ठीक है, वी को नंबर 5 दे दूं, यू को नंबर 6 दे दूं, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाए। ठीक है, टी नंबर 7 पे आ जाएगा आपका, एस आपका नंबर 8 पे आ जाएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, राइट। तो एच की पोजीशन आगे से 8th है, तो एस की पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में 8th है, एस की पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में 8th आ रही है। ठीक है, इसलिए एच को कोड एस दिया हुआ है। बेसिकली कोड देने का रीजन, कोड देने का जो रीजनिंग है उसके पीछे वो ये है कि एच की पोजीशन आगे से 8th है, एस की पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में 8th है। तो क्या हमें इनकी पोजीशन रिवर्स में भी याद करनी है? नहीं, याद नहीं करनी हमें। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी लेटर की आगे से अगर पोजीशन देखेंगे और पीछे से अगर उसकी पोजीशन देखेंगे, उनका टोटल हमेशा 27 बनता है। जैसे एस आगे से 19 है, 19 और पीछे से ये 8th है, तो 19 प्लस 8 27। ऐसे ये 20th पोजीशन पे है टी,
अगर हम काउंटिंग ए बी सी से स्टार्ट करें और अगर जेड से स्टार्ट करें तो सेवंथ है, तो 27 बन गया। ये 21 और 6, ये 22 और 5, ये 23 और 4, तो सबका टोटल 27 बनेगा। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि यहाँ जो ऑपोजिट बन रहे हैं आपके पास, इनका टोटल 27 होना चाहिए। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 19 है, तो ये 27 बन रहा है। ये 1 है, तो ये 26 है। अब देखो ए स्टार्टिंग से फर्स्ट है, जेड पीछे से फर्स्ट है, बट अगर आप इनकी पोजीशन ऐड करेंगे, पोजीशन का टोटल आपका 27 बनेगा। 14 प्लस 13 27, 4 प्लस 23 27। ठीक है, तो यही तरह इसी तरीके से मुझे कोडिंग यहाँ करनी है। तो ये 13 पोजीशन पे आता है, ये 9th पे आता है, ये 12th है और ये 11th है। ठीक है, अब 13 के सामने क्या रखूं कि 27 बन जाए, जिसकी पोजीशन 14th हो। 14th कौन होगा, एन होगा। 9 के सामने, आई के सामने क्या रखूं। ठीक है, तो आई के सामने मुझे ऐसा लेटर रखना पड़ेगा जिसकी पोजीशन 18th हो, सो दैट 18 प्लस 9 27 बन जाए। वो कौन है, वो आर है। यहाँ 12th है, तो इसके सामने मुझे 15th जो लेटर है वो रखना पड़ेगा, तभी 15 और 12 का टोटल 27 बनेगा, ओ बन गया। ठीक है, और इसके सामने मुझे 16 रखना पड़ेगा, पी। ठीक है, एन आर ओ पी, या ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ सिलेंडर इज पेंटेड इन 6 कलर्स, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट, रेड एंड पिंक। 3 पोजीशंस आर शोन, सो व्हाट इज द कलर इन द एम्प्टी स्पेस। तो बेसिकली ये जो एम्प्टी स्पेस में दिख रहा है, इस पे कौन सा कलर आएगा। देखो यहाँ पे ग्रीन के साथ, पहली बात तो ये है कि जो सिलेंडर का एक साइड है, टॉप और बॉटम अगर देखें, एक तरफ येलो कलर चल रहा है, एक तरफ पिंक चल रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ग्रीन, ब्लू, वायलेट और रेड कलर जो होंगे वो सिलेंडर के ऊपर, उसके कर्व सरफेस एरिया के ऊपर होंगे। अब देखो यार, यहाँ पे ग्रीन के साथ उसके एडजेसेंट में ब्लू भी चल रहा है, ग्रीन से उसके एडजेसेंट में वायलेट भी चल रहा है। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है कि रेड और ग्रीन ये आपस में एक साथ नहीं है। ठीक है, अब क्या हो सकता है यहाँ पे, एक काम करती है, अगर मान लीजिए मैं इस सिलेंडर को ऐसे खड़ा कर दूं, इस वाले सिलेंडर को ऐसे खड़ा कर दूं, तो इसकी शेप कुछ ऐसे आ जाएगी। तो ये पिंक हो जाएगा यहाँ पे, ये कलर आपका येलो हो जाएगा। अब सोच के देखो, जैसे आपने इसको इस तरफ खड़ा किया, तो जब ऐसे खड़ा करोगे तो ग्रीन इस तरफ आएगा और वायलेट यहाँ आएगा, ग्रीन वायलेट सामने आ गया आपके। अब ग्रीन के साथ ब्लू भी है, ब्लू इसके एडजेसेंट है। कहने का मतलब ब्लू कलर जो रहेगा वो जस्ट इसकी बैक साइड पे जाएगा, और रेड कलर उसके साथ इस तरफ आएगा। तो ये ग्रीन, ब्लू, रेड, वायलेट इस तरह से घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, अब आपने इसको ऐसे खड़ा कर रखा है, पिंक ऊपर है, पिंक ऊपर है, पिंक ऊपर है, तो रेड के साथ जब इस तरह से घूमेंगे, तो रेड के साथ घूम के साथ में कौन सा कलर आएगा इस तरफ, रेड के साथ इस तरह को घूम के आएंगे तो वायलेट कलर दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा यहाँ। ठीक है ना, पिंक अगर ऊपर रखा है हमने, पिंक को ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो रेड के साथ घूम के इस तरफ को साइड में अगला कलर कौन सा आएगा, तो यहाँ से देखो ग्रीन इधर है, इसके बिल्कुल पीछे ब्लू है, फिर रेड है, फिर वायलेट है, तो वायलेट से घूम के आएंगे तो, सॉरी, रेड से घूम के आएंगे इस तरफ को, तो वायलेट कलर मिलेगा हमें। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, तो डायग्राम अगर हम ठीक करके बना दें इसको, ठीक है ना, तभी ये चीज क्लियर हो सकती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है दैट मिस्टर एक्स स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 20 मीटर्स एंड सो ऑन। अब यार ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सारी कहानी पढ़ने के बाद अगर आप देखोगे ना, लास्ट में क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसने क्या पूछा है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, अच्छा डायरेक्शन की बात हो रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्शन हम लोग इस तरह से प्लॉट करते हैं, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर कोई पर्सन नॉर्थ जा रहा है तो उसका राइट इस तरफ होता है, लेफ्ट इस तरफ होता है, ध्यान रखना। कोई ईस्ट जा रहा है तो उसका राइट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। कोई साउथ जा रहा है तो उसका राइट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। सेम वेस्ट के लिए राइट और लेफ्ट ऐसे हो जाएंगे। तो कोई पर्सन अगर इस तरफ जा रहा है तो उसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ। ना यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है, ही स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ये इस तरफ आ रहा है।
वेस्ट की तरफ। लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, वेस्ट की तरफ आ रहा है, वेस्ट आ गया। फिर कितना चला वेस्ट ये? 30 मीटर्स। तो यहाँ पे 30 मीटर्स आया। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स ही टर्न टू द राइट। राइट मतलब इस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। एंड वॉक 20 मीटर्स, ऊपर की तरफ 20 मीटर जाएगा अभी ये। ठीक है, इधर को 20 मीटर गया। ही देन टर्न टू द लेफ्ट। अब देखो ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट इस तरफ आएगा। एंड मूव द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। इस तरफ जाएगा अब ये। ठीक है, वेस्ट की तरफ हो जाएगा, राइट ऊपर जाएगा तो लेफ्ट आपका इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर इस तरफ आ गया। एंड टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन। अब अगर इस तरफ जा रहा है मतलब वेस्ट जा रहा है तो लेफ्ट इस तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आना, साउथ की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। और कितना चला? 40 मीटर चला। 40 मीटर्स नीचे आ गया, 40 मीटर्स। ठीक है, अब इसमें 40 यहां तक आ गया। ही नाउ टर्न्स टू द लेफ्ट। अब ये साउथ जा रहा है, साउथ जा रहा है तो लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट आएगा एंड वॉक्स 5 मीटर्स। तो अब ये इस तरफ को आ रहा है और 5 मीटर इधर आएगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब ये देखो इधर आ रहा है तो ये अपने ईस्ट की तरफ जा रहा है। फिर इसने लेफ्ट को टर्न किया, लेफ्ट इस तरफ जाएगा इसका। लेफ्ट इस तरफ जाएगा मतलब अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरफ। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब ये यहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डायरेक्शन रिलेशन, डायरेक्शंस के और ब्लड रिलेशन क्वेश्चन जो रहते हैं जनरली वो इजी रहते हैं, उनको जरूर अटेम्प्ट हमें करना चाहिए। बस आपको डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर नॉर्थ साउथ इस तरह से डायरेक्शन आपके पास है तो लेफ्ट और राइट जो पोजीशन होंगी वो किस तरफ होंगी। राइट, इस क्वेश्चन में अब क्या बोला गया है? अब ये कह रहा है अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 2 मिनट स्लो एट 10 AM ऑन मंडे एंड 2.5 मिनट्स फास्ट एट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। सो व्हेन डिड इट शो द करेक्ट टाइम। अब जो घड़ी जो है यूनिफॉर्मली 2 मिनट गेन, सॉरी यूनिफॉर्मली कुछ गेन कर रही है टाइम, इट इज गेनिंग टाइम यूनिफॉर्मली। बट एट 10 AM ऑन मंडे इट्स 2 मिनट स्लो। ठीक है, और अगले दिन ट्यूसडे दोपहर 1 बजे ये 2.5 मिनट्स फास्ट थी। तो इसने सही टाइम कब दिखाया होगा? देखो लॉजिकली सोचो यार कि मंडे सुबह 10 बजे से लेके 10 AM से लेके नेक्स्ट डे ट्यूसडे को, नेक्स्ट डे सॉरी ट्यूसडे को 1 PM तक कितने आवर्स होंगे? 10 AM से लेके 10 AM तक 24 आवर्स, फिर 3 घंटे और, तो कहने से ये 27 आवर्स होंगे। ठीक है, 27 आवर्स में जो घड़ी है इसने कितने मिनट्स गेन किए? सुबह 10 बजे, ध्यान देना, सुबह 10 बजे ये 2 मिनट पीछे है। मतलब जब 10 बज चुके हैं तो ये 9:58 शो कर रही है। और जब यहाँ पे 1 बजा हुआ है तो ये 2.5 मिनट्स आगे है। मतलब अब ये 1 बजकर 2 मिनट और 30 सेकंड शो कर रही है। तो बेसिकली इसने कितना गेन कर लिया, कितने मिनट्स गेन किए? 2 मिनट पीछे से 2.5 मिनट आगे हो गई है। मतलब इसने 2 मिनट पहले गेन किए, फिर 2.5 मिनट्स और गेन किए, तो ये 4.5 मिनट्स गेन कर चुकी है, विच इज 9/2 मिनट्स। कहने से इसने 27 आवर्स में 9/2 मिनट्स गेन किए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसने करेक्ट टाइम कब दिखाया होगा। अब ये करेक्ट टाइम तब दिखाएगी जब ये 2 मिनट गेन कर लेगी, क्योंकि पहले शुरू में ये 2 मिनट पीछे थी। तो जब ये अपने 2 मिनट्स जो पीछे थी वो गेन कर लेगी तो ये करेक्ट टाइम दिखा देगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो कि 9/2 मिनट्स गेन करने के लिए द वॉच इज टेकिंग 27 आवर्स। ठीक है, तो 2 मिनट्स गेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? राइट, सो लगाओ यहाँ पे टाइम के टू गेन 9/2 minutes, watch takes 27 hours. So to gain 2 minutes, watch will take how much time? 27 into 2 by 9 into 2. ये कैंसिल हो गया आपके पास, 3 into 2 into 2 12 आवर्स हो गए। तो आफ्टर 12 आवर्स जो घड़ी है इट विल शो करेक्ट टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब जब 10 बजे सुबह मंडे को 10 बजे ये 2 मिनट पीछे थी, तो 2 मिनट वो जो कवर करेगी वो कवर करेगी इन 12 आवर्स। तो कब
एक्चुअल टाइम कब होगा, कट टाइम कब दिखाएगी, जब 2 मिनट कवर कर लिए उसने, वो होगा 12 घंटे के बाद। सो मंडे सुबह 10 बजे से लेके आफ्टर 12 आवर्स द टाइम विल बी 10 PM अगेन ऑन मंडे। ठीक है, सुबह 10 से लेके शाम के 10 बजे तक 12 आवर्स पूरे हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डुएबल था अगर आपको क्लॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, तो मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स व्हिच बेयर्स द सेम रिलेशनशिप टू द थर्ड वर्ड एज द फर्स्ट टू। देखो, यहाँ पे विजिलेंट और अलर्ट, कैन आई से दे आर सिनोनिम्स, है ना, एक ही बात है। विजिलेंट और अलर्ट एक ही बात है दोनों में। तो वायबल के साथ क्या आएगा, वायबल मतलब जो चीज हो सकती है, विच कैन बी डन। ठीक है, तो एक्टिव नहीं होगा, होपलेस नहीं होगा, यूजफुल, फिजिबल हो सकता है। फिजिबल इज आल्सो द सेम थिंग। वायबल मींस जो चीज हम कर सकते हैं, वो काम अगर कर सकते हैं, वायबल है। एंड द सेम थिंग इज फिजिबल। तो विजिलेंट और अलर्ट, दे हैव द ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। द सेम इज ट्रू विद द वायबल एज वेल एज द फिजिबल। सो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप थोड़े से ध्यान दो तो एग्जाम में करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 5-10 सेकंड लगते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। अब अगर एग्जाम में बैठे हो, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है अगर आप देखो तो, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, बाजरा, बार्ले, मस्टर्ड, राइस। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यार आंसर मस्टर्ड होगा। क्यों, बाजरा स्टेपल फूड है, खाने के काम आता है। बार्ले अगेन खाने के काम आता है। राइस फूड ग्रेन, अगेन खाने के काम आता है। मस्टर्ड हम खाते नहीं है। मस्टर्ड क्या करता है, मस्टर्ड से हम ऑयल निकालते हैं। ठीक है, तो ये अलग चीज है। आल्दो उसको खाते हैं बट नॉट इन द सेम वे एज बाजरा, बार्ले और राइस। ठीक है, तो मस्टर्ड से हम ऑयल निकाल के उसको यूज कर रहे हैं। So आंसर, अब अगर ऑड वन देखेंगे तो ऑड वन विल बी मस्टर्ड। अब ऐसे कह सकते हो मस्टर्ड ऑयल सीड है। ठीक है, और जो बाकी तीनों है वो आप खाने के ये सीड जो है उनको यूज करते हो। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन है इसीलिए। अब कह रहा है टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड यू हैव टू टेल which conclusions would follow from the given statements। तो अब ये सिलोजिज्म अगर आपको आता है तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है ये। तो स्टेटमेंट क्या, पहली क्या दे रखी है, सम बैग्स आर पर्सेस। तो इसके अगर वेन डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, सम बैग्स, ये बैग्स हैं, सम बैग्स आर पर्सेस। ये इस तरह से बनेगा, कुछ पार्ट इसका यहाँ पे ओवरलैप करेगा, सम बैग्स आर पर्सेस, कुछ इनमें कॉमन रहेगा। नेक्स्ट इज ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स। तो पर्सेस का जो सेट है ये सारा का सारा कंटेनर्स के अंदर आएगा, तो कुछ इस तरह से बनना चाहिए, ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स। ठीक है, ये कंटेनर्स हैं, सारे पर्सेस कंटेनर्स हैं। नेक्स्ट इज ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस। सो ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस, तो ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस, कुछ ऐसा बन जाएगा यहां से, ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस। तो ये आपकी वेन डायग्राम बन रही है, जिसके बेसिस पे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सम सूटकेस आर बैग, डेफिनेटली देखो, अब पर्सेस, सारे पर्सेस आपके कंटेनर्स हैं, सारे कंटेनर्स आपके सूटकेस हैं। पर्सेस का कुछ पार्ट ये वाला बैग्स के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब ये पार्ट आपका सूटकेस के अंदर भी है, ये पार्ट आपका कंटेनर के अंदर भी है। ठीक है, और ये पार्ट जो है ये बैग के साथ ओवरलैप हो रहा है। आई कैन से सम सूटकेसेस आर बैग्स, यस इट इज ट्रू, ये बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास। बी कह रहा है ऑल पर्सेस आर बैग्स, ऑल पर्सेस आर बैग्स, वो नहीं बन रहा है यहाँ पे। बनने को बन भी सकता था, ठीक है, बट इस वेन डायग्राम में वो चीज नहीं बन रही हमारे पास, तो ये सेकंड इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। ऑल पर्सेस आर नॉट बैग्स। ऑल पर्सेस आर सूटकेस बन रहा है। पर्सेस जो है वो सबसेट है कंटेनर्स का, कंटेनर्स फर्दर सबसेट है सूटकेस का। तो यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम दिस वेन डायग्राम दैट ऑल पर्सेस आर सूटकेस, ये भी ट्रू है। सम कंटेनर्स आर पर्सेस, वो भी ट्रू है। ठीक है ना, जैसे सम सूटकेस आर बैग्स ट्रू था, ऐसे सम कंटेनर्स आर पर्सेस भी ट्रू होगा। क्योंकि देखो, अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं, इसको हटा दें अगर हम, ये कंटेनर्स का पार्ट है जो पर्सेस से बाहर है। ठीक है ना, लेकिन ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट बिलोंग्स टू पर्सेस एज वेल एज कंटेनर्स। तो यहां से आप कह सकते हो कि कंटेनर्स का कुछ पार्ट ऐसा है जो पर्सेस भी है। तो सम कंटेनर्स आर पर्सेस, ये भी ट्रू रहेगा। सो ए सी डी तीनों ऑप्शन आपके बन रहे हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी।
अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है मिस लिली स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम हर हाउस एंड गोज 2 किलोमीटर स्ट्रेट, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई अब। ठीक है, सिर्फ इतना बताया कि शी स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम हर हाउस एंड गोज 2 किलोमीटर स्ट्रेट। कौन सी डायरेक्शन में गई है वो नहीं पूछा, वो नहीं बताया हुआ। Then she turns towards right and goes 1 kilometer. Again turns towards her right and goes 1 kilometer again. Finally, she is in the northwest direction from her house. Then, in which direction did she go in the beginning? All right. देखो ऑप्शन से ट्राई कर लो एक बार के लिए, देखते हैं ऑप्शन से बनता है या नहीं बनता। तो पहले गई वो, अगर मान लो ऑप्शन ए चलते हैं, स्टार्टिंग में अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रही है तो मैं लेट्स से उसने यहाँ से स्टार्ट किया, नॉर्थ की तरफ गई। ठीक है, तो आई वुड से कि ये उसका स्टार्टिंग पोजीशन है। सो 2 किलोमीटर गई यहाँ पे, फिर उसने राइट टर्न लिया। अब ध्यान दो, राइट टर्न लेगी तो इस तरफ आएगी, और 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगेन उसने राइट टर्न लिया, अब इसका राइट इस तरफ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी आफ्टर 1 किलोमीटर। ये उसकी फाइनल पोजीशन आ गई। अब ये पोजीशन जो है, दिस इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान रखना, ये आपका इधर नॉर्थ होता है, इधर आपका ईस्ट, अगेन साउथ और वेस्ट। अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ पे पहुंच रहे हो, so दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, सो दिस इज रॉन्ग। सेकंड चेक करते हैं। अगर वो साउथ जा रही है, यहां से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, साउथ जा रही है 2 किलोमीटर, देन टर्न टू द राइट। अब साउथ जा रही तो राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। यहाँ को टर्न किया, 1 किलोमीटर यहाँ गई, फिर उसने राइट टर्न किया। अब इधर जा रही तो राइट इस तरफ होगा, 1 किलोमीटर यहाँ आ गई। दिस इज द एंड पोजीशन, ये स्टार्टिंग पोजीशन है। तो ये पोजीशन जो है, दिस इज एक्चुअली कौन सी है, ये वाली, दिस इज साउथ वेस्ट। अब वो साउथ वेस्ट पोजीशन पे है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगर वो ईस्ट जाती है, 2 किलोमीटर ईस्ट गई, ठीक है, फिर यहाँ राइट लिया उसने, फिर राइट लेगी तो इस तरफ आएगी, राइट। तो ये पोजीशन आ गई उसकी एंड पोजीशन। तो ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, तो ये अब इसका किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, तो ये साउथ ईस्ट हो गया। अगेन नॉट ट्रू। आंसर क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है, दिस इज द स्टार्ट पोजीशन, यहाँ से वो 2 किलोमीटर इधर गई, ठीक है, देन शी टुक द राइट टर्न एंड 1 किलोमीटर गई ऊपर, यहाँ गई 1 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया, 1 किलोमीटर और गई, यहाँ आ गई 1 किलोमीटर के बाद। दिस इज द एंड पोजीशन। नाउ यू कैन सी कि ये जो एंड पोजीशन है, वो स्टार्टिंग के रिस्पेक्टिवली अगर देखें तो किस डायरेक्शन में चल रही है, इस तरफ को जा रही है, विच इज द नॉर्थ वेस्ट पोजीशन। वही दिया हुआ था हमें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब स्टार्ट जो किया उसने, शी स्टार्टेड इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले उसने जो सबसे पहले शुरू में डायरेक्शन पकड़ी थी, दैट डायरेक्शन वाज द वेस्ट डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, मिसिंग टर्म बतानी है हमें यहाँ पे कौन सी होगी, मतलब ये जो मिसिंग टर्म है ये कौन सी है। तो देखो होगा यहाँ पे ये कि जो भी इन 5 नंबर में रिलेशन होगा, ठीक है, वही रिलेशन इन 5 नंबर में आपको दिखेगा, और वही रिलेशन आपको यहाँ बनाना है इन पांचों में। ठीक है जी। और इसमें होता है जनरली, ये होता है कि जो बीच वाला नंबर होता है ना, ये वाला, ये किसी न किसी तरीके से बाहर वाले नंबर से रिलेटेड होता है। तो ये ध्यान रखना, वो रिलेशन अगर आप ढूंढ पाओ तो ये क्वेश्चन इजी है, अगर रिलेशन नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मेरी एडवाइस ये रहती है यार, कि ऐसे क्वेश्चन पे अगर आपको एकदम से कुछ क्लिक करता है तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले राउंड में करने वाला नहीं होता। इसको एक बार के लिए स्किप भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम बचेगा तो बाद में इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं पेपर में, मतलब बाद में इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या सोचे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये स्क्वेयर्स दे रखे हैं हमें। तो 9 जो है ये 3 का स्क्वेयर है, 36 6 का स्क्वेयर है, ये 8 का है, और ये 13 का है। क्या रिलेशन बनता है इसमें, इनमें 3 6 8 13 का 6 से क्या रिलेशन है, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ स्क्वेयर्स करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कुछ देखो बनता है या नहीं बनता। लेट्स सी, अगर इनको ऐड करो तो कितना होता है, 3 + 6 + 8 + 13। तो ये 9 और 8, 17 + 13, 30 बन जाएगा। ये 6 है ना, यहाँ 6 है, और इनका टोटल 30 बनता है, तो 6 का 5 टाइम्स इनका टोटल बन रहा है। लेट्स सी, आगे चलता है। 16 जो है 4 का स्क्वायर है,
ये 7 का है, ये 3 का है और ये 6 का है, जो 6 का है ये हमारे पास, तो इनको ऐड करो। 4 + 7 + 3 + 6, तो ये 11 और 3 14 और 6 20 बन गया। 20 जो है 4 का 5 टाइम्स है, तो ये 20 जो है ये 4 × 5 है। ये 4 कौन सा है, ये वाला। सिमिलरली 30 को देखो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 6 × 5 हो रहा है। 6 कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये 6 आ रहा है। इसका मतलब इन यहां से अगर मैं देखूं, अब ये 9 आ रहा है आपके पास, 9 का स्क्वायर है, ये 10 का है, ये 5 का है और ये 11 का है। इनको ऐड करेंगे तो 11 + 9 20 और 30, 30 और 5 35 हो गया। इनका जो टोटल बनता है 35 बन रहा है। 11 + 9 + 10 + 5, इनका जो टोटल बनता है वो 35 बन रहा है। इट दिस 35 शुड बी 5 टाइम्स ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का 5 टाइम्स होना चाहिए, विच मीन्स क्वेश्चन मार्क जो है इट हैज टू बी 7। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए। All right. So this was the last question for this पेपर। सो आई होप स्टूडेंट्स, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जितने भी क्वेश्चन हमने लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ आए होंगे। पेपर इतना मुश्किल ये वाला नहीं होता है। इनफैक्ट एलआर सेक्शन स्कोरिंग होता है, अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू द क्वांट सेक्शन, तो ये थोड़ा सा इस पे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।